Good morning students. Today we'll start with the problem of excess demand. हमने deficient demand पढ़ लिया है, उसके consequences, situations, उनको overcome करने के तरीके अभी हमें आगे पढ़ने हैं. बट हमने एक relative जो हमारा concept है ऑफ deficient demand वो हमने क्लियर कर दिया है. अब हम आगे पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए इकोनॉमी में. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अब ये मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कैसे हमें डिराइव करते हैं कि वी आर इन एक्सेस डिमांड. ये जो आपकी लाइन है, दिस इज़ योर एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड दिस इज़ योर प्लान्ड एडी. ठीक है, हमने जो प्लान किया, जब फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा आपका प्लान्ड होगा एग्रीगेट डिमांड, दिस विल बी द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. हम यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन कर दिए हैं रिसोर्स का, इसके बाद भी हम और ज़्यादा जो एग्रीगेट डिमांड है उसकी प्लांट हम आउटपुट दे रहे हैं, हम कैपेसिटी से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दिस इज़ ड्यू टू द एक्सेस डिमांड. ठीक है, ADF is required level of AD, ADP is planned AD which is higher than full employment and EF is your excess demand. Now, what are the causes of excess demand? टू सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंक्रीज इन सी विच में अकर ड्यू टू इंक्रीज इन MPC एंड डिक्रीज इन MPS. ठीक है, जो कॉजेज ऑफ आपके आ रहे हैं, ठीक है, जब MPC आपका बढ़ रहा है और MPS आपका ख़त्म हो रहा है. ये हमने कल के वीडियोस में डिस्कस किया है, एक बार आपको क्विक रिवीजन दे रही हूँ क्योंकि हमें आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे जाने हैं. देन इंक्रीज इन योर आई इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी, जब इन केस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपैंड करता है. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इम्पोर्ट एंड कट इन टैक्स रेट्स. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड? क्रिटिकल सिचुएशंस हमारे पास क्या क्या आते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप, स्टैटिक GDP एंड एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल. अब आपको कैसे याद रखना है कि डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है और एक्सेस डिमांड में क्या होता है, क्योंकि आपको बहुत जगह पे बार बार आपको एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड लिख के नहीं बताया जाएगा. कई बार आपको इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप के टर्म्स में रेफर किया जाएगा. ठीक है, तो D मतलब डेफिशिएंट एंड D इज़ फॉर डिफ्लेशनरी, E फॉर एक्सेस डिमांड एंड I फॉर इन्फ्लेशनरी. DD जो आपका है डिफ्लेशनरी एंड डेफिशिएंट के केस में होता है, आपका इन्फ्लेशनरी एक्सेस के केस में होता है. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले होता है इन्फ्लेशनरी गैप. हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप. इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आउटपुट डज नॉट राइज. ठीक है, क्या हो रहा है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आउटपुट हमारा नहीं बढ़ता है. आउटपुट क्योंकि हम तो फुल यूटिलाइजेशन पे रिसोर्सेज को, हमारी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पर तो हम प्रोड्यूस वहाँ पे कर ही रहे हैं. एंड बिकॉज फैक्टर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड. ऑल्सो ड्यू टू एक्सेस डिमांड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कम अंडर प्रेशर ऑफ डिमांड. ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, अब एक्सेस हो रहा है डिमांड, तो रिसोर्सेज हैं जहाँ पर पहले अगर हम उस रिसोर्सेज को 8-10 उसकी कैपेसिटी है, हम 8 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो भी रिसोर्सेज को थोड़ा रिलैक्सेशन था. अब हम उसके फुल यूटिलाइजेशन पे उसको जब यूज़ करेंगे तो उनके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा. ठीक है, दस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस ड्यू टू विच जनरल प्राइस लेवल राइजेस. इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, जब रिसोर्सेज पे आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे और फुल कैपेसिटी पे आप प्रोड्यूस करेंगे तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा. और जहाँ आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ा तो आप ऑब्वियस सी बात है जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन करना है, क्योंकि
जैसे कि पहले अगर आप कोई चीज़ 10 रुपए की प्रोड्यूस करते थे, पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए का आता था और उसको आप मार्केट में 15 रुपीज़ पे सेल करते थे, तो ये 5 रुपए का आपका प्रॉफिट यहाँ बन जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 15 रुपीज़ का हो गया है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोड्यूसर है वो तो अपना प्रॉफिट देखेगा यहाँ पे। 15 पे तो वो ऑलरेडी सेल कर रहा था, तो 15 पे अब जब उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही उसका 15 पड़ रहा है तो वो कहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाएगा। सो वो क्या करेगा, जो प्राइस लेवल है मार्केट में उसको इंक्रीज कर देगा। अब वो इसको 20 कर देगा, उसको प्रॉफिट एज इट इज़ मिलेगा। अब क्या हुआ, मार्केट में जो वैल्यू है वो जनरल प्राइस लेवल जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जनरल प्राइस लेवल मार्केट में बढ़ जाती है। ठीक है, एंड दिस बिकम्स द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। जहाँ पहले एक चीज़ के लिए आप 15 रुपए खर्च करते थे, वहाँ उसी चीज़ के लिए अब आपको 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। सो दिस इज़ योर इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, जहाँ पे एक्सेस डिमांड हो जा रहा है, और एक्सेस डिमांड जब हो रहा है तो प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फुलर यूटिलाइजेशन उनका हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन भी यहाँ पर इंक्रीज आपका कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इक्वल्स टू योर एक्सेस डिमांड। यहाँ पे हम फुल एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, ये हमारी कैपेसिटी है, और हम प्लान जब उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो हम जब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उन पे प्रेशर डाल के अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं। यह इन्फ्लेशनरी गैप इज़ योर EF। नाउ वी मूव ऑन टू स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी मतलब वहाँ पे रुकी हुई जीडीपी में कोई खास वैसा चेंज नहीं आ रहा। इवन विद द हायर लेवल ऑफ एडी जीडीपी डज नॉट राइज। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो भले आपका बढ़ जाए, लेकिन उसकी वजह से आपकी जीडीपी कहीं से भी इंक्रीज नहीं करती है। अ सिचुएशन वेयर हायर डिमांड फेल टू जनरेट हायर जीडीपी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर डिमांड भले हाई जा रहा है लेकिन वो जीडीपी में इंक्रीज नहीं ला पाता है। दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, देर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं, फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, जितना वो मैक्सिमम कैपेसिटी आउटपुट दे रहे हैं वो उतना दे ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर आउटपुट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, जीडीपी रिमेन्स कांस्टेंट एट OL एट ADF इवन व्हेन AD शिफ्ट्स फ्रॉम ADF टू ADP। ठीक है, जो आपकी जीडीपी है वो यहीं का यहीं पे रहती है, भले ये यहाँ से यहाँ बढ़ जाती है। जीडीपी आपकी OL ही है, जीडीपी कहीं से भी इंक्रीज नहीं कर रही। माना कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट से आपका डिमांड एक्सेस हो रहा है, लेकिन जीडीपी यहाँ से कहीं भी श्रिंक नहीं कर रही है। जीडीपी रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एक्सेस डिमांड। Here we are referring to real GDP, constant prices, not at current prices. ठीक है, अगर हम जीडीपी, मैंने आपको बताया था एक आपका रियल जीडीपी होता है और एक आपका नॉमिनल जीडीपी होता है। सो यहाँ पे जब हम रेफ़र कर रहे हैं जीडीपी को तो हम रियल जीडीपी रेफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे हम कांस्टेंट प्राइसेस पे हम पढ़ रहे हैं जीडीपी को, ना कि करंट प्राइजेस पे। एक जो हम एक एवरेज और एक कांस्टेंट प्राइस के रिलेशन में पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है, हमेशा जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी रेट, अगर आप मान जैसे अनियंस का केस आप ले लें तो मोस्टली उनका जो प्राइस होता है वो हम 40 पे करते हैं। ठीक है, लेकिन उसका कभी कभार 100 पे चला जाता है। लेकिन जब हम उसके लिए कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो हम एक एवरेज रेट पे बनाते हैं, एक कांस्टेंट रेट पे बनाते हैं। सो वही आपका जीडीपी है कि हम जब जीडीपी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट प्राइस पे बात कर रहे हैं, ना कि हम करंट प्राइस पे बात कर रहे हैं। क्योंकि करंट प्राइस की अगर आप बात करें तो जनरल प्राइस लेवल तो ऑलरेडी आपका इंक्रीज हो गया है। ठीक है,
excess AD will influence the market prices which will tend to rise. अब क्या होगा, जब मार्केट में हमने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करके हमने आउटपुट दे दिया, मान लीजिए 1000 यूनिट का, 1000 यूनिट की पहले सप्लाई डिमांड होती भी थी, अब एक्सेस डिमांड आ गई 1500 की, ठीक है, 1500 की मान लीजिए एक्सेस डिमांड हो गई, एक्सेस डिमांड यहाँ पे 500 की हो गई, पहले आपकी डिमांड 1000 की होती थी लेकिन अब डिमांड 1500 की हो गई, मतलब 500 यूनिट का एक्सेस डिमांड आपको हो गया, लेकिन आपके पास जो कैपेसिटी है वो 1000 की ही है। तो अब क्या होगा, वही 1000 के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि सबके पास डिमांड है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी मार्केट में, ठीक है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन गैप जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। Excess demand leads to a situation where wages catch price and prices catch wages. ठीक है, ये जो एक्सेस डिमांड होता है ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पे वेजेस जो हैं वो प्राइस को पकड़ते हैं और प्राइस जो है वो वेजेस के आफ्टर होते हैं। इट मे टेक द इकोनॉमी टू वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेशन। इसकी वजह से जो आपका इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के स्पाइरल्स में फंस सकता है। With excess demand, there generates a pressure of demand on the existing resources, especially wages. ठीक है, जब एक्सेस डिमांड होगी तो वहाँ पर प्रेशर बनेगा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे, खास करके वेजेस के ऊपर। राइज इन वेजेस मीन्स राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल। अब क्या हुआ कि जब आप रिसोर्सेज में वेजेस का आपने राइज कर दिया तो राइज इन वेजेस की वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो है वो उसके चार्जेस बढ़ गए। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ गया तो उसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, और जहाँ जनरल प्राइस बढ़ेगा तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा देगा, क्योंकि अगर आप आज 500 रुपये में अगर अपने घर की कोई एक चीज़ खरीद लेते हैं और उसकी वजह से अब जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है तो अब जहां आपको उसके लिए 800 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। जहां आप एक महीने का बजट अपना 1000 में चला लेते थे तो वहां तो अब 800 आपको सिर्फ ऐसी चीज़ पे देना पड़ रहा है जिसके लिए पहले आप 500 रुपये दिया करते थे। तो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग राइजेस टू राइज इन वेज अगेन। ठीक है, अब राइज जैसे ही आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग में होगा तो आप फिर वेजेस की डिमांड करेंगे। अब जब महंगाई, हम लोग बोलते हैं महंगाई आ गई, महंगाई, तो महंगाई में क्या होता है, हम अपनी सैलरी और वेजेस को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं कि इतने में काम नहीं चल पाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, जो सब आपके सब्सटेंसेस आइटम है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनके रेट्स बढ़ गए हैं। अब उनके रेट्स बढ़ गए हैं तो उनको मीट आउट करने के लिए आप हमारे वेजेस बढ़ाइए, तो लेबर्स अपने और यहाँ पे वेजेस को इंक्रीज़ कर देते हैं इसकी वजह से। तो ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहता है। ठीक है, क्या होता है कि पहले हमने क्या किया, हमने जो आपकी डिमांड है वो बढ़ गई, डिमांड की वजह से हमने क्या किया, जो वेजेस आपके रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर पड़ा, उन पे जब प्रेशर पड़ा तो वेजेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर गए। जब वेजेस इंक्रीज़ हुए तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ हुआ तो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गई, और जहाँ जनरल प्राइस लिविंग इंक्रीज़ हुई वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो गई, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर आपका यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ आपकी फिर से वेज जो है उसमें आपको राइस चाहिए। ठीक है, तो ये एक साइकिल है जो एक्सेस डिमांड की वजह से चलता रहता है। ठीक है, वेज की वजह से प्राइस बढ़ता है, प्राइस की वजह से वेज बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट इज योर लॉस ऑफ प्रॉफिट। Profit is lost because the producers are not able to raise their supplies beyond capacity, where there is loss of profit owing to unfulfilled demand in the economy. अब क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को पता है कि हाँ मार्केट में डिमांड है,
वो प्रोड्यूस करना भी चाहता है, क्योंकि अगर वो उस डिमांड को मीट आउट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी उसने उनको एम्प्लॉय कर रखा है, ऑलरेडी उसने वहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट एम्प्लॉय कर दिया है रिसोर्सेज को, अपनी फुल कैपेसिटी पर वो काम कर रहा है। तो अब वो जो डिमांड है उनके लिए वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से डिमांड यहाँ पे अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, और जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो उसको अटेन यहाँ पे नहीं कर पाता है। ठीक, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया व्हाट इज द एक्सेस डिमांड एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड, उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या क्या सिचुएशंस अराइज होती हैं। नाउ वी मूव ऑन टू मेजर्स टू कंट्रोल और करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ये दो तरीके से हम करते हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के टर्म्स में होती है, बजटरी जो गवर्नमेंट बजट के टर्म्स में होती है। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। वहीं अगर आप मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात करें तो उसमें क्या क्या आते हैं, एक्सेस डिमांड में बैंक रेट एंड रेपो रेट रेज्ड बाय आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट रिजर्व रेज्ड बाय आरबीआई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड देन CRR is raised, SLR is raised, margin requirement, moral pressures, credit rationing is introduced। ठीक है, सो ये वो पॉइंट्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में एक्सेस डिमांड के टर्म्स में करेक्ट करने के लिए उठाए जाते हैं, और फिस्कल पॉलिसी में ये वो टर्म्स हैं जो कि हेल्प करते हैं करेक्ट करने में आपके जो एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड हैं उनको। ठीक है, सो इनके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे।